हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सोम आपके सामने हाजिर हूँ 12th फिजिक्स क्लास में। आज दोस्तों हम सबसे पहले बात करने वाले हैं क्या अपने एक सिलेबस की, जो हमारा एनसीईआरटी सिलेबस बेस है। सबसे पहले हम उसकी डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इसमें बारी बारी से आपके वीडियोस जो भी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, लगातार वीडियोस आपके सामने आते चले जाएंगे। आपको इस चैनल्स को जो सोम फिजिक्स क्लासेस के नाम से है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है अपने, जिससे आपको रोजाना जो भी नए वीडियोस आपके आते चले जाएंगे वो लगातार आपको मिलते चले जाएं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिलेबस की। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा जो सिलेबस है उसको 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है। अगर हम यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो इसको जो 10 यूनिट है वो आपके 15 चैप्टर में कुल मिला के डिवाइड होती है। और हमारे फिजिक्स में जो सिलेबस है वो 2 पार्ट्स में है। फिजिक्स 2 के हमारे एक पार्ट फर्स्ट और एक पार्ट सेकेंड। आज हम यहाँ पे जो बात करेंगे पार्ट फर्स्ट की बात करेंगे, फिर हम उसके बाद एक टॉपिक की बात करेंगे जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे फिजिक्स पार्ट फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। तो हमारी जो यूनिट है, सबसे पहले यूनिट फर्स्ट हमारी स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की जब हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हमारे 2 चैप्टर आते हैं। इसका मतलब स्थिर वैद्युत की होती क्या है, पहले हम उसको अगर समझ लें। स्थिर वैद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश तथा उनसे संबंधित क्रिया या घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है आपका? स्थिर वैद्युत की कहलाता है। अब जो स्थिर वैद्युत के अंतर्गत हमारे यहाँ पे 2 चैप्टर्स आते हैं। अगर हम फर्स्ट बात करें तो विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो यहाँ पे सबसे पहले विद्युत आवेश की बात करेंगे। आवेश आवेश किसी भी वस्तु का वह गुण है जो किसी वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित कर दे, या किसी वस्तु का वह गुण जो विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव को दर्शाता है। क्या कहलाता है आपका? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ये विद्युत क्षेत्र और विद्युत आवेश और क्षेत्र की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो इसमें क्षेत्र किसी भी आवेश के चारों का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वस्तु उसको आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती है, वो क्षेत्र क्या कहलाता है? आपका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब इसी में हमारे क्या बहुत सारे नियम्स हैं, उनको हम फॉलो करेंगे। उन पे हम बताएंगे कि विद्युत क्षेत्र के साथ विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, गाउस के नियम क्या होते हैं। अब गाउस के अनुप्रयोग हैं बहुत सारे, तो उन पे अलग अलग तरह से इसमें डिस्कस करेंगे, डिटेल्स में जाएंगे। ऐसे इसमें दूसरा चैप्टर आता है स्थिर विद्युत विभव और धारिता। विद्युत विभव यहाँ पर किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है, या 2 बिंदुओं के बीच में विभवांतर को हमें मापना होता है। ऐसी धारिता है, धारिता होती है धारण करने की क्षमता, कैपेसिटी। तो यहाँ पे संधारित्र एक ऐसा संयोजन लेते हैं जिसमें किसी चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को हम बढ़ा दें। ठीक है। अब ऐसे हमारा जो यूनिट नंबर सेकंड है वो हमारे क्या है? धारा वैद्युत की है। इसके अंतर्गत हमारा इसमें सिर्फ एक चैप्टर आएगा और उसका चैप्टर का जो नाम है वो क्या है? हमारा विद्युत धारा। अब इसमें हम किरचॉफ के नियम जो हैं, किरचॉफ एक साइंटिस्ट का नेम है, उसने कुछ नियम दिए हैं कि किस तरह से परिपथ को हम बनाएंगे। क्योंकि पहले 2 चैप्टर हमारा स्थिर आवेश की बात करेंगे और तीसरे में धारा वैद्युत की। इसका मतलब इसमें यहाँ पे आवेश हमारा गतिमान होगा, क्योंकि चालक में किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारी विद्युत धारा स्टार्ट हो जाएगी। अब ऐसे हमारा एक थर्ड चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व। अब यहाँ पे क्या था? हमारा आवेश स्थिर था, आवेश हमने गतिमान किया। अब जब गतिमान आवेश होता है, जब आवेश गतिमान होता है तो उसके कारण क्या क्या होता है? और गतिमान आवेश के कारण उसके चारों ओर क्या है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो हम उसके चुंबकीय क्षेत्र की कहानी, उसमें सोलेनॉइड, टॉरॉइड, जो भी आपकी प्रणालिका है, हम उसके बारे में उसमें डिस्कस करेंगे। साथ में चुंबकत्व, कैसे वस्तुओं में चुंबक के गुण आ जाते हैं, या किस तरह से वस्तुओं को चुंबक के लिए उत्पन्न किया जाता है, प्रेरित किया जाता है, कैसे उसमें गुण आ जाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास इसमें 2 चैप्टर आएंगे, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, जिसमें बायो-सावर्ट के नियम, एम्पियर के नियम हमारे आएंगे। और फिर चुंबकत्व एवं द्रव्य, यहाँ पे द्रव्य की प्रॉपर्टीज बताएंगे कि अनुचुंबकीय, पराचुंबकीय, और ये जो है आपके किस तरह के हैं। फिर हमारे जो यूनिट नंबर 4 है उसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। जब विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात करते हैं तो इसमें हम यहाँ पे ये बताएंगे कि कैसे जब एक वस्तु को हम बिना टच के दूसरी वस्तु के पास हम लेके जाते हैं तो दूसरी वस्तु उसको कैसे, दूसरी वस्तु में जो चुंबक के गुण किस तरह से उत्पन्न हो जाते हैं, विपरीत प्रकार के गुण उत्पन्न होते हैं। तो उसको हम यहाँ पे बताएंगे फैराडे के कुछ नियम के द्वारा यहाँ पे बताएंगे। फैराडे है, लेंज के नियम हैं, उनके थ्रू हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण को। साथ में यहाँ पे बताएंगे प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। आपने जब धारा सुनी है तो धारा हमारी क्या होती है?
किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ पर हम धारा दो तरह की बात करेंगे, एसी और डीसी। अल्टरनेटिंग करंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रत्यावर्ती धारा। और दिष्ट धारा उसको डायरेक्ट करंट हम बोलते हैं, तो वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ऐसी जो हमारी यूनिट नंबर 5 है उसमें है विद्युत चुंबकीय तरंगे। यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगे हमारे कैसे हैं? अनुप्रस्थ हैं, अनुदैर्घ्य हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर कैसे मैक्सवेल ने कुछ नियम दिए हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित, और इन नियमों को पालते हुए, इन नियम को देखते हुए सबको तो किस तरह से नियम दिए हैं, तो हम यहाँ पर इसकी कुछ डिस्कस करेंगे पूरे के पूरे चैप्टर्स की पॉइंट टू पॉइंट। और इनमें अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो भी इनका अंदर का सिलेबस है हम उनकी फुल डिटेल से डिस्क्रिप्शन करेंगे, डिटेल से करेंगे, और जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे इन पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। बस आप तो क्या करें, आपको तो सिर्फ क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है इस चैनल को, और तुरंत आप जितने भी आपके दोस्त हैं, जो भी आप इस बार 12th क्लास में आए हैं, तो अपनी स्टडी को आपको मिस नहीं करना है। क्या कुछ ऐसे बच्चे जो अभी हाल ही में जिन्होंने 12th के एग्जाम के लिए जो वेट कर रहे हैं, वो भी अगर इन वीडियोस को देखेंगे तो उनको भी उतना ही बेनिफिट्स होगा, क्योंकि उनको भी जो घर पे बैठे हुए हैं अपनी चीज़ों को कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो रहे हैं अपनी पढ़ाई से, तो वो भी अपनी पढ़ाई को अगर इसके साथ जोड़ेंगे तो बहुत बेहतर होगा, और ये वीडियोस आपके लिए उतने ही फायदेमंद होंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आज चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। विद्युत आवेश की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो बच्चों ध्यान रखना, फिजिक्स स्टडी पॉइंट्स में है हमारा ये चैनल्स, जिसमें हम सोम फिजिक्स क्लासेस के नाम से आपको दिखाते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे स्थिर वैद्युत की हमने बात की, तो सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र में हम यहाँ पर जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको हम ना लेके सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे आज कूलाम का नियम। तो कूलाम एक साइंटिस्ट का नाम है, कूलाम का नियम। अगर हम कूलाम के पूरे नाम की बात करें, कूलाम क्या एक साइंटिस्ट का नाम है, कूलाम। अब इन्होंने चार्ज के बारे में, आवेश के बारे में बताया था, इसलिए इस नियम को क्या कहते हैं? कूलाम के नियम कहते हैं। इनका जो पूरा नाम है वो है चार्ल्स अगस्टिन डी कूलाम। चार्ल्स अगस्टिन डी कूलाम। जी हाँ, ध्यान रखना है, इसका बहुत नाम जो है वो कहीं पर कोई बताता नहीं है कि कूलाम, बस कूलाम जानते हैं, तो कूलाम का पूरा जो नाम हो गया है चार्ल्स अगस्टिन डी कूलाम। अब इन्होंने क्या बताया आवेश के बारे में, कि अगर कोई दो आवेश, सपोज करो एक आवेश ये है Q1, एक आवेश ये है Q2 है, क्योंकि हमारा पहली जो यूनिट है वो किसके बारे में बात कर रही है? स्थिर आवेश। तो इसका मतलब निर्वात या वायु में कहीं पर भी हमारे क्या है? दो आवेश हैं Q1 और Q2 स्थित है। अब जो एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। तो कूलाम का नियम क्या कहता है? निर्वात या वायु में स्थित किन्हीं दो आवेश कौन से हो गए आपके? Q1 और Q2 के मध्य लगने वाला बल। अब लगने वाला बल क्या है आपका? F। अब जो लगने वाला बल है वो आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, क्योंकि अगर आवेश Q1 और Q2 दोनों समान प्रकार के आवेश हैं तो दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल काम करेगा। यदि दोनों विपरीत प्रकार के हैं, प्लस है माइनस है, दोनों के मध्य आकर्षण बल कार्य करेगा। तो यहाँ पर दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है, अब आप बल भी बोल सकते हैं या आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेश कौन कौन से आपके? Q1 और Q2। Q1 और Q2 के जो गुणनफल है, Q1 Q2 गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की जो दूरी है, अब दूरी कितनी है इनके बीच की? r, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पे दोनों के वर्ग के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पे दूरी का स्क्वायर कर दिया हमने, उसका व्युत्क्रमानुपाती ले लिया है बल के। अब समीकरण 1 व 2 से, यहाँ पे जैसे हम देखेंगे तो समीकरण कितना है हमारा? 1 है व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। जब समीकरण 1 और 2 से हम लेके चलेंगे तो दोनों क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। जैसे कंबाइन करेंगे तो F समानुपाती कितना हो गया आपका? Q1 Q2 अपॉन कितना आपका? R स्क्वायर। अब यहां पर जानते हैं जब भी आप समानुपाती, दोनों के समानुपाती हो गया है, अब जब भी समानुपाती को हटाते हैं हमेशा क्या आता है? एक नियतांक आता है। तो यहां पर क्या होगा? F इक्वल्स टू क्या लेके चलेंगे? एक नियतांक ले लेते हैं हम, स्मॉल k ले लेते हैं, तो k, और यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन कितना आपका? अपॉन R स्क्वायर। अब ये जो है हमारा वास्तव में जनरली क्या है? कूलाम का नियम तो हमारा यही है, क्योंकि F क्या है यहाँ पे? F एक बल है हमारा।
और F बराबर कितना है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समीकरण नंबर 3, यहां पे हम लिख सकते हैं यहां जो K है एक समानुपाती नियतांक है। K क्या है, यहां पे एक समानुपाती नियतांक है। अब हमेशा जब भी एक नियतांक होता है तो उसकी कुछ ना कुछ क्या है, वैल्यू होती है। अगर मैं यहाँ पे K की बात करता हूं तो K जो है एक समानुपाती नियतांक है जिसका मान अगर हम बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जो K है कांस्टेंट है, K की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो 9 × 10⁹, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। और साथ में इसकी अगर हम बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये क्या है, K का मात्रक है। अब यहां पर बात आती है कि ये जो है एप्सिलॉन नॉट क्या होता है भाई। अब एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता इसको हम बोलते हैं यहाँ पर, ये निर्वात की विद्युतशीलता है। और इसका जो मान होता है ये भी फिक्स है क्योंकि कांस्टेंट है, पूरा K कांस्टेंट है, तो जाहिर सी बात है सबकी वैल्यू फिक्स है। 4 आप जानते हैं, 4 तो 4 है। अगर पाई की वैल्यू हम लेके चलते हैं कितना, आपका 3.14 लेके चल सकते हैं या 22/7 लेके चल सकते हैं। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम अगर यहाँ पे लिखें तो 8.85 8.85 गुना 10⁻⁻12। जो मात्रक होगा इसका जस्ट उल्टा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पे अब अगर ये वैल्यू हम K की वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं तो समीकरण 3 को हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं। तो समीकरण 3 हमारी क्या बनेगी, F बराबर यहाँ पे कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना Q1 Q2 अपॉन कितना आपका यहाँ पे R स्क्वायर। तो ये क्या है, हमारा कूलम का नियम है जिसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर। अब चाहे तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे कहीं पर न्यूमेरिकल वैल्यू जब आएगी तो हम इसकी वैल्यू भी यहाँ पे निकाल सकते हैं, या K की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। अब जाहिर सी बात है जब हमारी सारी वैल्यूज निकल गई हैं, कभी कभी यहाँ पे आता है क्या, यदि हम कह दें यहाँ पर कि यदि जो Q1 बराबर कितना हो जाए आपका Q2 और इनकी वैल्यू क्या आ जाए दोनों की 1 कूलम, मतलब दोनों आवेशों के मान कितने हो जाए 1 कूलम हो जाए, और R बराबर कितना हो जाए आपका 1 मीटर हो जाए, तो यहाँ पर या के कह सकते हैं यहाँ पर कि जो R1 Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलम और R1 बराबर 1 मीटर हो जाए, तो उस कंडीशन में अगर हम समीकरण नंबर 3 को लेके चलें, इसकी वैल्यू क्या है 1 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई और इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो F है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका K के इक्वल हो जाएगा। अब कभी कभी यहाँ पर क्वेश्चन मन में आ जाता है कि मैंने निर्वात और वायु बोला है, अगर ये दोनों जो आवेश है Q1 और Q2 में निर्वात की जगह अगर यहाँ पर कोई माध्यम बीच में रख दें तो माध्यम की वैल्यू हमारे यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पर हम इसकी जगह जहां पे हमने रखा क्या एप्सिलॉन नॉट रखा है, तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं एप्सिलॉन वैल्यू रख सकते हैं, और इसकी वैल्यू वायु के लिए अलग होती है, निर्वात के लिए अलग होती है, और जो आपका जो धातुएं होती हैं उनके लिए अनंत होती है। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है। तो यहाँ पर जैसे जैसे वैल्यू रखेंगे तो उसके बीच में हमारा जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल का मान है उस पर क्या पड़ता है, इफेक्ट निश्चित रूप से पड़ेगा अगर दो आवेशों के मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ हम रख देते हैं। अब ये हमारा कूलम का नियम। अब हमें क्या निकालना क्या है, जो हमारा ये K है, हमने जो निकाला K जो समानुपाती नियतांक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका मात्रक जो हमने निकाला है, इसको मात्रक को हम निकाल के देखते हैं और इसकी विमा निकाल के देखते हैं कि इसकी मात्रक क्या होगा और इसकी विमा क्या होगी। आइए देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर बहुत ही ये कूलम का नियम बहुत एक छोटा सा टॉपिक है जिसकी हम आज शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ये देख के चले जाएंगे। आप समीकरण नंबर 3 को ध्यान फोकस रखेंगे। तो समीकरण नंबर 3 से हम लेके चलते हैं समीकरण 3 से। तो जैसे ही दोस्तों हम समीकरण 3 से हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारी समीकरण 3 थी F बराबर K Q1 Q2 अपॉन कितना आपका R स्क्वायर। अगर हम ये K की वैल्यू निकालते हैं तो K इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपका क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगी F R स्क्वायर, ये F R स्क्वायर अपॉन में कितना है Q1 और यहाँ पे आ जाएगा Q2। अब आप जानते हैं अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं निकालता हूँ मात्रक और फिर निकालेंगे इसकी विमा। तो यहाँ पे F क्या है, बल है, तो बल का मात्रक आप जानते हैं क्या होता है न्यूटन। तो न्यूटन को किससे डिनोट करते हैं आप, कैपिटल N से। R क्या है, यहाँ पे दूरी है और दूरी का मात्रक क्या होता है हमारा मीटर, तो मीटर को किससे m से स्मॉल m से नोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है दूरी का स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी इसका भी हमने क्या लगा दिया स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ पर जो आवेश है
आवेश का मात्रक क्या होता है हमारा सीजीएस पद्धति में एसआई पद्धति में जो हमारा मात्रक है वो कूलाम होता है। तो यहाँ पर इसका मात्रक कूलाम और इसका मात्रक भी कूलाम, तो कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर। तो यहाँ पर ये क्या हो गया हमारा, इसका मात्रक हो गया, मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। कूलाम को किससे, कैपिटल सी से हम यहाँ पर दर्शाएंगे। अब इसी के हम क्या निकालते हैं, वीमा निकाल के चलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर जानते हैं जो एफ का एफ है, एफ क्या हमारा बल है, और बल के लिए हमारे पास वीमा क्या होती है, यहाँ पर m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर कितना -2, और यहाँ पे क्या है r हमारी दूरी है, तो दूरी के लिए हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ। दूरी को हम लंबाई को किससे, लेंथ से नोट करते हैं, l से नोट करते हैं, तो l, और यहाँ पे क्या है इसका स्क्वायर है, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए Q1 Q2 दोनों क्या हमारे आवेश हैं, और आवेश के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, I इक्वल Q/T, या Q इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका IT। अब जो I क्या है यहाँ पे विद्युत धारा होती है और T क्या होता है, समय। तो यहाँ पे विद्युत धारा के लिए जब हम लेके चलते हैं तो कितना A, और टाइम के लिए कितना आपका T। अब दोनों के लिए ये भी इतना ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका A स्क्वायर और T स्क्वायर, पूरे पे यहाँ पर स्क्वायर आप लगा सकते हैं। अब आप देखें यहाँ पर, जैसे आप देखें m सिर्फ एक जगह है, तो m की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, m की पावर 1। अब l की पावर देखिए, एक यहाँ पर है, दो यहाँ पर है, तो l की जो हमारे पावर्स है वो कितनी हो जाएगी, l की पावर हो जाएगी हमारी 3। अब t की पावर देखिए -2 है ऊपर, अब ये t की पावर नीचे देखिए यहाँ पर कितनी है, t की पावर 2 है, ये भी जब नीचे से ऊपर जाएगी तो ये भी किस में हो जाएगी, पावर माइनस में। तो -2 यहाँ पर है, -2 ये हो जाएंगे, तो t की पावर कितनी हो जाएगी आपकी, -4। अब यहाँ पे देखिए a की पावर कितनी बची है, माइनस, ये भी प्लस में 2 है, नीचे से जब ऊपर लेके जाएंगे तो पावर किस में हो जाएगी, ये माइनस में हो जाएगी, तो ये हमारी माइनस में। तो कुल मिला के ये हमारी क्या है, कोई वीमा। तो इस वीडियो में हमारे लिए हम क्या अगली वीडियो में अपने जो आए लेके चलेंगे वो कूलाम के नियम का सदृश निरूपण लेके चलेंगे। तो आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, ये देखते रहना है कि अपने सारे वीडियोस को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको देख सकें, और एक बार अगर समझ में नहीं आता तो चीज़ों को दोबारा से आप रिपीट कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारी इस वीडियो में